अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब ए बनेगा तो फिर ए से ऑनवर्ड फेयर वैल्यू पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वो ये उस दिन वाली डिफरेंट वाली आएगी। हाँ हाँ, क्योंकि जब ए बना है तो उस दिन से ऑनवर्ड वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देखनी है ना। अच्छा, कल तो मैंने नहीं सुनाई थी, मेरे हाल में संडे को सुनाई थी ये। इंसान में फितरतन नाशुक्र है और उसका एक होती है चीज की असल हालत, तो अगर असल से हटना होता है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे वालिदैन को बच्चों से प्यार करने के लिए उनको कोई एफर्ट करनी पड़ती है। दीन में ये बार बार कहा गया है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, प्यार किया करो बच्चों से, नहीं कहा, क्योंकि फितरी बात है कि बच्चों से प्यार करना ही करना है। क्या ये बात कही जाती है कि खाना खाओ, जरूर खा लो, प्लीज खाना खा लो? नहीं, खाना खाना है। हाँ, इबादत है रोजा रखना, ये इबादत। बच्चों की फितरत में नहीं है कि वो बड़े होंगे तो वालिदैन से प्यार करेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि वालिदैन की कदर करनी है। तो इंसान ना फितरतन नाशुक्र है। और एक और हदीस का मुझे मफ़हूम याद है कि अगर बनिया आदम के पास 2 सोने की वादियां है ना, तो वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। अहमद मसलन अहमद 18449 सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगर मेरे पास मुझे लगता है ना थोड़ा है और मैं शिकायतें कर रहा हूं उस पर, मैं ज्यादा पे भी कभी शुक्र नहीं अदा कर सकता। तो जो थोड़े पे शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। 5 नंबर का करते हैं सवाल। आप खोलिए दिसंबर 17, ये बुक में होगा क्वेश्चन 23। दिसंबर 17, शाकिर लिमिटेड, मशहूर लिमिटेड, बाकिर लिमिटेड।
जी पढ़ लिया होगा, बड़ा स्लो चल रहा था, मैं तो मैंने पढ़ लिया। दिसंबर 17। अच्छा पहले देखते हैं जी रिश्तेदारियां। पेरेंट कौन है? एसएल। एसएल ने एमएल को सबसे पहले खरीदा था 80% 1 जुलाई 14 को, जब इनकी रिटेन अर्निंग्स 1400 थी। फिर उसके बाद इसमें से 20% बेच दिया। अच्छा इसमें ना कोई ये भी कह सकता था स्टूडेंट के पॉइंट नंबर 2 पहला बुलेट पॉइंट कि 20% बेच दिया, तो हो सकता है वो ये समझे कि 80% का 20% यानी 16%। 80 का 20% कितना बना? 16 ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 20 बेचा है तो 80 में से 20 निकल के 60 रह गया, ये उन्होंने ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिया। तो 20 बेच दिया कब? जी 1 जुलाई 16 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको सब्र नहीं आया और उन्होंने फिर साल के एंड पे जाके मजीद 35 भी बेच दिया। 30 जून 17 पे जाके 35% भी बेच दिया। और अभी बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? बैलेंस शीट में एमएल की 32 और पॉइंट 2 के चौथे बुलेट पॉइंट, पॉइंट 2 का चौथा बुलेट पॉइंट क्या है? चौथा बुलेट पॉइंट 17 में 765 था, तो इसका मतलब इधर पीछे आ जाए तो 2500। हाँ 2500। ये एसएल और एमएल के दरमियान ये 3 बातें हुई हैं। और अब अगर हम और करें तो ये 80% ऐसे, फिर यहां से यहां तक 60% ऐसे, और फिर एंड पे जाके ए बन गया। तो ये सारा एस रहा है, इस पोर्शन में 80%, इस पोर्शन में 60%, एंड पे बिका तो वो सब्सिडरी गई, गेन ऑन डिस्पोजल निकलेगा, और ये बड़े एस से छोटा एस हुआ तो एडजस्टमेंट निकलेगी। तो एक ही कंपनी में उन्होंने एडजस्टमेंट इन इक्विटी भी निकलवा दी और एंड पे डिस्पोजल भी निकलवा दिया। ये है एमएल के साथ कहानी। दूसरा कौन है इसमें? दूसरा है एसएल और बीएल।
इनका क्या रिश्ता है जी? सब्सिडरी है। 1 जुलाई 15 को कितने परसेंट खरीदे थे? 60, और उसके बाद बेच दिए। तो बस ये सादी सी सब्सिडरी है, ये सिंपल सी सब्सिडरी। और एक है इसमें जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट ऑपरेशन, उसमें हमने एसेट्स लायबिलिटीज का प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करनी होती है। तो उसकी अगर बैलेंस शीट दे देते तो ठीक है, नहीं तो हमने पहले भी इस तरह का सवाल किया हुआ, बैलेंस शीट खुद बनाई थी हमने, 2022 का मेरे ख्याल में सवाल था, खुद बैलेंस शीट बनाई थी, तो इसकी भी खुद बना लेंगे। तो वो जब इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन को कंसोलिडेट करने लगेंगे तो उसकी फिर वर्किंग में बना लेंगे, उससे पहले बाकी सारा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी यहां पर कंपनियों के रिश्ते। ये पॉइंट नंबर 2 की सारी अंग्रेजी ये मैंने ऊपर बताई है, ये अगर समझ आया तो चलते हैं आगे, ठीक है। एसएल ग्रुप कंसोलिडेटेड एसओएफपी एज एट 30 जून 2017। नॉन करंट एसेट्स, हाँ जी, पीपीई। अच्छा अब देखिएगा, ईयर एंड पे एमएल नहीं रहा है सब्सिडरी, तो उसको नहीं करना कंसोलिडेट। एसएल है और बीएल है बस 16,500 प्लस 11,000, और वो जो जॉइंट ऑपरेशन है उसकी बैलेंस शीट वर्किंग में बना के तो उसका भी फिर हम लोग 40% डालेंगे। और क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एमएल, वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन जानी है एंड पे, क्योंकि आखिरी दिन वो बन गई है एसोसिएट, तो उसने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन जाना है। और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशंस इसने खत्म होके प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन हो जानी है। और तो नॉन करंट में को 2 लाइनें छोड़ लेते हैं और करंट एसेट्स आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन बीएल की जगह आ रही करंट एसेट्स जी। स्टॉक कितना? एसएल और बीएल 2414 1750 जी। रिसीवेबल्स 2200 और बीएल के 1800 और एसएल के और बीएल के 1900। शेयर इशू है कहीं तो बस फिर कैपिटल ठीक है जी। 20,000 प्रीमियम 1,000 और अच्छा अब रिटेन अर्निंग है तो हमने वो एडजस्टमेंट डालनी होती है, तो उसके लिए मैं अदर रिजर्व्स कह देता हूँ। वर्किंग 2 रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग 3 एमसीआई, वर्किंग 4 नॉन करंट लायबिलिटीज हैं कोई? करंट लायबिलिटीज। अच्छा वैसे तो मुझे पता है इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 लाइनें ना नॉन करंट के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्या पता आ जाए कोई। हाँ जी, पेबल्स हैं एसएल और बीएल 4400 1070 आगे बस। गुडविल, अच्छा एमएल बेशक अब सब्सिडी नहीं है, लेकिन गुडविल हमें उसकी निकालनी पड़ेगी, डिस्पोजल के गेन में इस्तेमाल होनी है। तो एमएल और बीएल ये बता दो। अदर रिजर्व में वो एडजस्टमेंट लिखनी है बस, और रिटेन्ड अर्निंग्स में एसएल। अच्छा एमएल 2 दफा सब्सिडी रहा है और एसोसिएट का कॉलम बनाने की जरूरत है क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे तो बना है, उसको तो बेचारे को जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिला। तो एमएल पुराना वाला, बल्कि इस पे तो एमएल 3 दफा बदला है ना, तो हम नाम में लिख लेते हैं, एक दफा ये 80% और एक दफा ये 60 वाला और बीएल। और जॉइंट ऑपरेशंस की तो ऐसा एडजस्टमेंट भी कोई नहीं है, तो वो हम जब उसकी अलग से बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसी में से ही 40-40-40 ले लेंगे। तो 2 एमएल आ गए और एक बीएल और एक एसएल आ गया।
अच्छा, थोड़ी सी मेहनत चूंकि कर ली हुई थी तो अभी ही लिख देते हैं, भूल जाएंगे। एसएल की बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 6189। बीएल की 6000। एमएल नया कौन सा? ये वाला ईयर एंड पे 32 नहीं, 32। और जब ये 80 से 60 पे गया था तो 25 हमने निकाला था अभी, तो ये 25 यहां गया और ये हम पहले कर चुके हुए थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वरना सवाल के साथ ही कर लेते। ये भी चूंकि आपको बता दी हुई थी सारी फिगर्स, इसलिए मैंने अभी लिख दिया। चलें जी, वर्किंग्स खोलें, फिर सवाल चलाता हूं। बस 2 घूंट में करता हूं। चलिए, एसओएफपी और वर्किंग्स खोल ली। पहले पैराग्राफ सलाम दुआ है, ईयर है, बैलेंस शीट है। पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई 2014 को एमएल के 80% शेयर्स खरीदे थे। अच्छा, उसके बाद ये 80 से 60 पे गया और फाइनली फिर ए पे आके रुक गया। तो गुडविल किस दिन कैलकुलेट होगी? 1 जुलाई 14। तो ये हम एमएल की गुडविल कर लेते हैं कैलकुलेट। कितने पैसे दिए थे तब? 400। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे कि फेयर वैल्यू पे? प्रोपोर्शनेट पे। तो वो फिर हम लोग ये पूरा करने के बाद देख लेंगे। उस वक्त एमएल का कैपिटल कितना था? 2200। उस वक्त प्रीमियम कितना था? 900। उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? उस वक्त 1400। और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं, बस इसकी तो गुडविल सीधी सी है। ठीक है, यही इसमें वो दोनों के डब्बे बराबर बराबर बना लूं, इस वजह से मैं इसकी गुडविल यहां छोड़ रहा हूं। देखें शायद बीएल में कुछ डब्बे के अंदर चीजें और हों। पॉइंट नंबर 3 बीएल पे आ जाते हैं ताकि मैं वो गुडविल पूरी कर लूं। पॉइंट नंबर 3, 1 जुलाई 15 को बीएल के 60% खरीदे। कितने के खरीदे? ये पॉइंट 3 में नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हमें बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। तो ये क्यों नहीं बैलेंस शीट से उठा ली? क्योंकि बाद में बेच दी है ना, तो बैलेंस शीट वाली थोड़ी सी रह गई है, तो इसलिए हमने उस दिन वाली चाहिए थी। ये वही है, बस उस दिन की चली आ रही है, इसलिए बैलेंस शीट से उठा ली। बीएल का कैपिटल कितना? 10,000। प्रीमियम कितना? नहीं है। उस दिन रिटेन अर्निंग्स कितनी? उस दिन रिटेन अर्निंग्स कितनी? नहीं बताया, लेकिन गुडविल ली हुई है। तो पहले भी एक दफा हमने वो इक्वेशन बना के निकाला था। अच्छा ठीक है, और कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वगैरह? बिल्डिंग है कितनी? 200। और बीएल की गुडविल के बारे में कुछ ठीक है? नहीं, और इसमें कुछ नहीं। तो ये डब्बे कर लेते हैं बंद।
ये डब्बा हो गया 4500 और 4500 हो गया तो 20% 900 और इसकी गुडविल बन गई 800 और इधर डब्बे का टोटल पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 180 नेगेटिव है और हमें ये पता है कि ये x है और ये 40% ऑफ x है। तो यहां से हम लोग 7500 प्लस 40% x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 180। x इज इक्वल टू 12800 और अंदर चलें तो 2600। और इस 12800 पे लगा देते हैं 40%। $5120। तो पॉइंट 2 छोड़ के पॉइंट 3 पे सिर्फ इसलिए गया था ताकि गुडविल वाली वर्किंग पूरी हो जाए। चलिए पॉइंट 1 पे वापस। पॉइंट 1 में कुछ रह गया हो जी, गुडविल की इंपेयरमेंट कितनी 20% 160 और चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो ये किस में से लेस करें, एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है पी में से, और इस नेगेटिव गुडविल का क्या करें, रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं। $180 और ये 2600 और इम्पेयरमेंट 160। पॉइंट 1 हो गया पूरा। टिश्यू ला देना जी। पॉइंट नंबर 1 डन। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हम आखिर में इसलिए करेंगे क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में तो हमने ये फैसला करना है ना कि एंड पे गेन डिस्पोजल कैसे निकालना है और इन दोनों कॉलम्स के टोटल पे कौन कौन सी परसेंटेज लगानी है। तो इसलिए पॉइंट 2 से पहले बाकी सारा सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो जो एडजस्टमेंट्स जिस जिस कॉलम में आनी है वो आ जाए। तो इसलिए पॉइंट 2 को स्किप करके मैं आगे चलता हूं, बाकी एडजस्टमेंट्स डाल के फिर पॉइंट 2 पे वापस आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या रह गया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करें, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और पीपीई में ऐड, और इसकी लाइफ बताई हुई है, इस पे डेप्रिसिएशन डाल लेते हैं। $200 की लाइफ कितनी 16 और कब का वाकया है ये 1 जुलाई 15, तो 30 जून 16 30 जून 17 2 साल गुजर गए। कितनी बनी जी 25, यहां से लेस और पीपीई से लेस। जी पॉइंट 3 ओके। पॉइंट नंबर 4, एसएल के स्टॉक में बीएल की बेची हुई चीजें हैं यानी यूआरपी, बीएल से माइनस कर लेंगे। कितनी है स्टॉक में पड़ी हुई हैं जो चीजें, वो 50 मिलियन की बेची थी और उन पे यूआरपी एडजस्ट करना है। लेकिन यूआरपी एडजस्ट करते हुए मैंने कहा था कि अगर बायर राइट डाउन कर चुका है तो उसको छोड़ के बाकी यूआरपी करना है। तो पहले पूरा यूआरपी निकाल लेते हैं। कितना 50 मिलियन पे कितने परसेंट 20% मार्जिन यानी सिंपली 20%, कितना बना 10। लेकिन बायर 6 मिलियन तो ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका हुआ है, 50 से वो 44 पे ले आया हुआ है, 6 मिलियन तो वैसे ही राइट डाउन कर चुका है। तो हम फिर पूरा 10 नहीं 4 को यूआरपी माइनस करेंगे। और सेलर कौन है बीएल,
0.4 है जी। अच्छा, यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस -4। ठीक है, 0.4। पॉइंट नंबर 5, ये 0.5 में आ गई अब वो जॉइंट ऑपरेशन वाली कहानी। तो इसकी हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। 0.6, 0.7 लो, बस खत्म। तो 0.5 सॉल्व कर लेते हैं जॉइंट ऑपरेशन वाला, उसके बाद फिर वो ML खेल लेंगे। 0.5 हम इसकी बनाते हैं SOFP, 2022 के सवाल में भी एक दफा बनाई थी। वर्किंग 5 इस साल में ही बना है ये। पॉइंट नंबर 5, ये जॉइंट ऑपरेशन इस साल ही हमने क्रिएट किया है। 1 जुलाई 16 को उसने काम शुरू किया है। तो इसका मतलब हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन हैं, तो हम बिल्कुल पूरी SOFP बना सकते हैं। बताएं जी, क्या क्या नजर आ रहा है आपको? जॉइंट ऑपरेशन बन के सोचें, क्या क्या पता चल रहा है हमें उसका। पीपीई कितने जी? 155, लेकिन इतने के तो खरीदे थे, ये तो डेप्रिशिएट भी हुए हैं, 1 साल गुजर गया है। कितनी लाइफ? तो इसका मतलब 155 तो ये डेप्रिशिएट हो गए। और SOFP की क्या चीज पता चल रही है? चलें एसेट्स में सोच लें, और क्या पता चल रहा है? कैश होगा, कैश का चेक करना पड़ेगा। ब्रैकेट में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं कह देता हूं वर्किंग 5.1। चले कैश का पूरा काउंट बनाते हैं, शुरू से चले, पहली एंट्री से चले। क्या ये पैदाइश से शुरू करें ना? वो पैदाइश से शुरू करें। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 15500, फिर पीपी खरीद दिया, ये गया। फिर क्या हुआ? फिर सेल्स आई, कितनी? कैश पे तो नहीं है। हमने एक पावर जनरेशन यूनिट खोला और 1550 से वो शुरू हुआ। हम उसकी SOFP इसलिए बना रहे हैं ताकि उनको 40% कंसोलिडेट कर सकें। अच्छा, बेशक ये जरूरी नहीं है कि ये एक सेपरेट एंटिटी हो। जॉइंट ऑपरेशन के लिए जरूरी नहीं होता कि सेपरेट व्हीकल हो, लेकिन अगर हम उसको सेपरेट व्हीकल बना भी लें तो बैलेंस शीट बनानी आसान हो जाएगी, इसलिए मैं उसको सेपरेट कंपनी ले रहा हूं। तो 1550 शुरू हुआ तो ये यकीनन कैपिटल ही आया होगा, दोनों ने अपना अपना हिस्सा लगाया होगा। फिर उसके बाद जो सेल्स हुई, इनके बारे में कुछ लिखा है कि इनका कैश आया कि नहीं आया? हाँ जी, जितना भी पैसा था वो इनके पास नहीं आया, वो चला गया दूसरी पार्टी के पास। ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हैव बीन सेटल्ड, यानी कैश पे ही हुआ है सब जो हुआ है, लेकिन वो कैश सीधा सीधा दूसरे की जेब में गया है। ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस सेटल हो गए, मतलब उधार पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी की सारी एंट्रीज BL को नहीं पता चल सकी, क्योंकि जो भी पैसे आए गए हैं वो दूसरी पार्टी के पास आए गए हैं। तो कैश तो जीरो हो गया, तो कैश तो गया यहां से। कैश तो गया। अब ये जॉइंट ऑपरेशन बनके सोचें, जितना पैसा आ रहा है वो जॉइंट ऑपरेशन के पास आना बनता था, नहीं आ रहा, वो किसी और के पास जा रहा है। फ्रॉम जॉइंट ऑपरेटर, वो जो दूसरी पार्टी है। तो इसको फिर बाद में लिखते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं। कैपिटल में क्या लिखूं? 1550। रिटेन अर्निंग्स में क्या लिखूं? कितनी सेल्स जी? 1100। कितने एक्सपेंसेस? 670। ये हैं जो पे हुए होंगे हैं?
पावर जनरेशन कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड यानी ये डेप्रिसिएशन के अलावा वाले, पेड है ना, तो डेप्रिसिएशन के अलावा वाले, तो क्या क्या है 670 130 और 155, ये बन गई रिटेन अर्निंग्स। कितनी? जी 145 और ये हो गया 1695, तो फिर रिसीवेबल होगा यकीनन 300। ये एसएफपी देख लें, इसको फिर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट करते हैं। हाँ जी, इसकी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कर देते हैं। अच्छा देखें, ये चूंकि हमने नया बनाया था ना, कितने पैसे देके, ऐसे टैली करा रहा हूं मैं, कितने पैसे देके 1550 का 40%, कितना बना देखें 6। तो देखें हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन कितना आ रहा है, तो वो यही वाला आ रहा है, वो यही 620 आ रहा है, उसको निकाल देंगे और उसकी जगह एसेट्स लायबिलिटीज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट हो जाएंगे और रिटेन अर्निंग भी। जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म, उसकी जगह एसेट्स लायबिलिटीज और रिटेन अर्निंग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट हो जाएगी। तो पीपी में डाल देते हैं 1395 का 40%। जी चले खैर, ऐसे लिख दिया मैंने। रिसीवेबल्स में डाल लेते हैं 300 का 40% और रिटेन अर्निंग्स में डाल देते हैं जी 145 का 40%। जी कितना बना? कितना बना? 58। किस कॉलम में लिखूं? किसका जॉइंट ऑपरेशन है ये? बीएल का, तो ये आ जाएगा इधर 58। ये हो गया 0.5 पूरा। 0.2 के अलावा बाकी सारा कुछ डन है। बाकी ये सारे पॉइंट्स देख लें, फिर मैं 0.2 पे आता हूं। जी 0.2 के अलावा सब डन। चले 0.2 पे आते हैं। एमएल में और कोई एडजस्टमेंट तो पूरा सवाल पढ़ने पे नहीं आई। एमएल तो खाली खाली ही है, वरना कोई एडजस्टमेंट होती तो वो रिस्पेक्टिव कॉलम में कोई यूआरपी कोई डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं था। एमएल सारा ही खाली है। तो जब हमने इसको बड़े एस से छोटा एस करना है, यानी ये वाला कॉलम, तो उसके लिए डालनी है एडजस्टमेंट इन इक्विटी 1100। और जब प्रॉपर डिस्पोजल हो जाना है 700। और बीएल हमारी सब्सिडरी है, थ्री 429। जी बताएं कितना कितना कितना? इधर 880 420 जी
2057.4। चले अब हम पॉइंट 2 तसल्ली से पढ़ के ना तो उसमें एडजस्टमेंट इन इक्विटी भी निकालते हैं और गेन ऑन डिस्पोजल भी निकालते हैं। पहले ये बड़े ऐसे छोटा एस हुआ तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी एडजस्टमेंट इन इक्विटी, और उसका तरीका ये है एडजस्टमेंट इन इक्विटी का तरीका ये है कि आप जिस दिन ये एडजस्टमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, किस दिन ये बड़े ऐसे छोटा एस बन रहा है, 1 जुलाई 16, उस दिन अगर एसओएफपी का सवाल होता तो उस दिन एनसीआई की वर्किंग क्या होती जी, उस दिन अगर एसओएफपी का सवाल होता तो एनसीआई की क्या फिगर होती, वैल्यू एट एक्विजिशन 900, और रिटेन अर्निंग में एनसीआई का कौन सा वाला कॉलम यूज करूं, 80% वाला 1100 का, उस दिन एनसीआई ये होता, अगर उस दिन एसओएफपी बनती तो एनसीआई ये होता। हम 80 से 60 पे आ रहे हैं, यानी ये बड़े एस से छोटे एस वाला सवाल है, तो डिक्रीज इन एनसीआई कि इंक्रीज इन एनसीआई, इंक्रीज इन एनसीआई। एनसीआई 20 से 40 हो रही है, ये 20 है, 20 का और इंक्रीज आ रहा है, यानी इतना ही। एडजस्टमेंट की फिगर 2 सवालों को मैं बोर्ड पे भी कर चुका हूं। एडजस्टमेंट की फिगर ऐसे निकालते हैं कि जिस दिन एडजस्टमेंट करनी है उस दिन अगर एसओएफपी होती तो एनसीआई क्या निकलती, ये वो एनसीआई आ गई। अब ये 20 को रिफ्लेक्ट कर रही है और कितना और एनसीआई में इजाफा हो रहा है, 20 ही, तो यानी यही, ये वाला नहीं, इतना ही, और 20 से 40 पे जा रहा है एनसीआई, तो इसलिए इतना ही और इजाफा हो रहा है एनसीआई में। और एनसीआई में इस इजाफे के लिए हमें कैश कितना मिल रहा है, पॉइंट नंबर 2 कर रहा हूं मैं सारा सॉल्व। तो इस दिन हमें कैश कितना मिल रहा था, 1188, तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी बन गई। गेन लॉस, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, गेन है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहां। ये हो गया बड़े एस से छोटा एस वाला डिस्पोजल। अब आते हैं एस से ए वाला डिस्पोजल, ये वर्किंग 2। जी यहां तक ओके, तो मैं सब्सिडी बेचते हैं चल के। अब अच्छा वो मुझे याद नहीं, चैप्टर में मैंने नोट से पढ़ाया था कल कि ये 3 केसेस पढ़ लें या डिस्पोजल वाला। एडजस्टमेंट इन इक्विटी डन। चले अब एस बिक के ए बनने लगा है, यानी सब्सिडरी गई तो गेन और डिस्पोजल की वर्किंग होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताया था कि चाहे वो बड़े एस से छोटा एस बन रहा हो, चाहे एस खत्म हो रहा हो, हमने एक काम जरूर करना है कि पेरेंट ने भी तो इनको बेच के कोई ना कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है ना, वो रिवर्स करना है। तो पेरेंट ने 2 दफा शेयर्स बेचे हैं, तो पेरेंट ने 2 दफा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा। ये गुडविल का जगह चाहिए। नहीं, ये मिटा रहा हूं। ये पीपी बस इन्वेस्टमेंट इन एमएल, ये क्या चीज है?
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यहां गुडविल आनी है, बल्कि गुडविल नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? ये नेगेटिव है और वो सब्सिडरी वैसी फारिग हो रही है, उसको तो कंसोलिडेट ही नहीं करते, तो गुडविल नहीं आनी। स्टॉक भी क्लोज, एसेट्स क्लोज सारे। ये वर्किंग टू नोट इट। वो ना मैं रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग को आगे बढ़ा रहा हूं, तो जगह नहीं है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये मैं वर्किंग 3 को आगे चला रहा हूं, और ये बाकी तो बंद कर दिया ना, ये एसएल वाला कॉलम आगे चल रहा है। तो जो पेरेंट ने अपनी बुक्स में ये दोनों दफा शेयर्स बेचने पे प्रॉफिट डाला है, वो हम रिवर्स करते हैं। प्रॉफिट रिकॉर्डेड ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसने ये काम 2 दफा किया था। पहली दफा कितने रुपए के बेचे थे जी? पहली दफा जो 20% बेचे हैं, 1100, तो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा इसने इस पे? इसमें से माइनस किया होगा क्या? पॉइंट नंबर 2, तीसरा बुलेट पॉइंट, ऑन बोथ डिस्पोजल्स एसएल ने जितनी उसकी बुक्स के मुताबिक कॉस्ट बनती थी वो क्रेडिट की इन्वेस्टमेंट में, तो उसने ये करना था, और डिफरेंस प्रॉफिट इसमें ले गया। ठीक है, तो इसने अपनी बुक्स में इनिशियली कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड की होगी पहली दफा? 1188 है, 1188। पहली दफा जब इसने शेयर्स खरीदे थे तो इतने रुपए के खरीदे थे ना, पहली दफा कितने बेच दिए? 20%। इसका 20%, यानी जिन टोटल का 80% खरीदे थे उन टोटल का 20% बेचे। 4400 का 20% नहीं बेचे, यानी 4400 80 है तो 20 बेचे। देखें, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी होल्डिंग में से 20% बेचे नहीं ना। पहले अगर उसके पास 800 शेयर थे तो उसने 200 बेच दिए, 20% नहीं बेचे, 800 में से 200 बेचे, तो ये जितनी इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा था इतना बेच दिया। ये पता नहीं, मुझे लग नहीं था मैं समझा पा रहा हूं ये बात। 20/80, तो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुका था ये जी? 88, वो रिवर्स कर देते हैं। और दूसरी बार कितने के बेचे? 226, और अब की बार उसने बेचे थे कितने परसेंट? 35%। इतना सारा? तो ये 2 प्रॉफिट उसने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किए हुए थे, ये हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इस वाले को हमने एडजस्टमेंट इन इक्विटी बनाना है और इस वाले को हमने अपनी नजर से गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी निकालना है। तो जो पेरेंट ने सेल ऑफ शेयर्स के प्रॉफिट रखे होते हैं वो रिवर्स करने होते हैं, कर दिए। अब हम डालते हैं गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी। वर्किंग 6, और इसका तरीका बताया था कि जितने पैसे मिल रहे हैं 2926, और चूंकि हम सारे शेयर्स नहीं बेच रहे तो फेयर वैल्यू ऑफ जितनी हमने रख ली हुई है, कितनी रख ली हुई है? 45% रख ली हुई है, नहीं 25% रख ली हुई है, और उस 25% की फेयर वैल्यू कितनी है? 36 पर शेयर। तो 220 मिलियंस के शेयर्स थे, उसमें से 25% हमारे पास थे, बच गए, और एक था 36 रुपए का, 1980। तो हमने जितने पैसे में शेयर्स बेचे और जितने हमारे पास रहते थे उनकी फेयर वैल्यू, इसमें से हमने माइनस कर देना है कि उस वक्त हमारी क्या थी नजर में ये सब्सिडी, और उसको निकालने का तरीका था कि उस वक्त सब्सिडरी की इक्विटी निकालें, उसमें से एनसीआई माइनस कर दें। अच्छा, उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स क्या थे? कैपिटल। उस वक्त किस वक्त कब कर रहे हैं हम ये कैलकुलेशन? 30 जून 17 को। कैपिटल कितना था उसका? 2200। रिटेन प्रीमियम कितना था? 900। रिटेन अर्निंग कितनी थी? 3200। और हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स की? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और क्या लेते हैं? ज़ाहिर या तो आपको नहीं हुआ, फॉर्मेट खोलने बेशक कैप्टर में जो बनाया हुआ मैंने। जी
गुडविल 640 कितना बना? ये डब्बा बेशक ना भी बनाया, चलो एम ही कर दिया मैंने, 69। और ये उस वक्त एस की पूरी इक्विटी थी, लेकिन हमारी ये सारी नहीं थी, इसमें से माइनस कर देते हैं जो उस वक्त एनसीआई थी। अच्छा, इसके लिए आपको तरीका बताया था कि अगर अभी बैलेंस शीट डेट होती और हम एनसीआई बना रहे होते तो क्या बना रहे होते? ये क्या किया मैंने? उस वक्त तो 20 थी ना, अब तो 40 है। अब जब ये सारा काम हो रहा है तब तो एनसीआई 40 थी, 18 था। अगर 30 जून ईयर एंड पे एनसीआई कैलकुलेट हो रही होती तो क्या कैलकुलेट हो रही होती? ये और पूरी रिटेन अर्निंग का, यानी 1100 भी और 700 भी 40, 1100 भी और 700 भी। अच्छा, चीजें ना हैं बहुत ज्यादा, तो मैं तो करे जा रहा हूं, लेकिन याद तो आपने रखनी है। अगर 30 जून 17 पे एनसीआई कैलकुलेट हो रही होती तो एनसीआई हमने लेटेस्ट लगानी होती है, तो इसलिए दोनों के ऊपर पूरी 40। अच्छा, अब इस दिन एनसीआई ये होती, सेवन 20, तो इस 6940 में से ये दोनों निकाल दें। डबल 4। इसका मतलब जिस वक्त हमने सब्सिडरी बेची, हमारी नजर में वो सब्सिडरी इतनी चीज थी जो हमारी थी। सब्सिडरी की उस वक्त इक्विटी इतनी थी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये सारी हमारी नहीं थी, तो जो एनसीआई थी वो निकाल दी, तो ये हमारी थी, और ये चीज हमने इतने की बेच दी। ये हो गया हमें सब्सिडरी के डिस्पोजल पे गेन 486, और रिटेन अर्निंग हो गई पूरी। एसएल का सारा टोटल कर दें। जी, ग्रैंड टोटल क्या बना? 8963.4। और क्या रह गया? एनसीआई जो कि बस बीएल की ही रह गई है, एसएल एमएल तो फारिग हो गया, सिर्फ बीएल की एनसीआई रह गई है, वो सादी सी है, वैल्यू एट एक्विजिशन 5120, और रिटेन अर्निंग में 3429 का 40%, 131.6 हो, ये देखें तो एसएफपी का टैली करके 6491.6 और 8963.4। अच्छा हाँ, एक चीज, ये लास्ट बुलेट पॉइंट देखें, पॉइंट टू का लास्ट बुलेट पॉइंट, एमएल से इतना रिसीवेबल है तो होता रहे, जब हम कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो होता रहे। और यहां से आगे कहां जाना होता है? अब से ऑनवर्ड्स ये इन्वेस्टमेंट इन ए बन गई, और चूंकि आखिरी दिन ये वाकया हुआ है तो बस यही इन्वेस्टमेंट इन ए है। अगर कुछ महीने गुजरे होते तो उसमें फिर ए की रिटेन अर्निंग भी ऐड हो जाती, तो यही इन्वेस्टमेंट इन ए के सामने लिख लें। एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट इन एमएल यही आ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं गुजरा। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन एमएल 1980। बाकी सारे ब्रैकेट पूरे हैं, बंद कर दें और देखें, इंशाल्लाह टैली होगी।
हाँ जी टैली है। चलो शुक्र है। अच्छा अब ब्रेक के बाद एक सवाल और कराता हूँ। और यार देखें सिलेबस ना, वो सवाल बहुत सारे तो मैं सारे बोर्ड पे नहीं कर सकता, होमवर्क डिस्कस करना पड़ेगा। एक सवाल होमवर्क कर लेंगे। आपने करना है जून 23। ये पुरानी वाली बुक में नहीं होगा, नई बुक में डाला होगा। जून 23। अच्छा अब जिनके पास पुरानी बुक है तो ग्रुप में किसी को कहना नई बुक से ना इसका सोल्यूशन आपको पिक्चर खींच के भेज दे, और आप में से कोई आसपास देख ले, कोई सोल्यूशन की पिक्चर ले ले, यानी अपने फॉर्मेट पे जो सॉल्व किया। बाकी फिगर्स तो वही होंगी एंड पे जो आईकैप के सोल्यूशन किए, लेकिन मैंने फिर अपने फॉर्मेट पे जैसे सिखाई हुई है वैसे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो बुक में नई बुक में तो है, पुरानी बुक में नहीं था। जून 23 ये मेरी बुक में बनता होगा क्वेश्चन नंबर आखिरी में से होगा। क्वेश्चन नंबर 34 मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा देखें जून 23 में 2 सवाल है, तो उनमें से क्वेश्चन 1 वाला, यानी मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 34। हाँ कराना है वो उसमें एरर्स ठीक करने थे, वो मैंने कराना है। उसमें ना फॉरेन कंसोलिडेशन भी थी, तो वो मैंने आपको फॉरेन ऑपरेशन से बात कराना है। अभी डिस्पोजल के बाद कैश फ्लोस कराने, फिर फॉरेन ऑपरेशंस करवाने, तो उसमें कराऊंगा वो। जून 23 का क्वेश्चन 1 ये करिएगा। अच्छा इसमें एक पॉइंट टेस्ट है तो इसलिए मैं भी करता हूं, बस ब्रेक करता हूं। आप ऐसा करिए चैप्टर में बिल्कुल शुरू में तीसरे चौथे पेज पे आ जाएं, जहां पर मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, चैप्टर के बिल्कुल शुरू में। चैप्टर के चौथे पेज पे। हाँ जी पहुंचे। अच्छा तब ना मैंने आपको ये एक्सेप्शन वाला डब्बा नहीं बताया था और कहा था जैसे जैसे साथ साथ चीजें आएंगी तो बता दिया करूंगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है कि एस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं ताकि सही गुडविल निकल सके, और उसका दूसरा फैक्टर ग्रुप की नजर से उन एसेट्स को भी हम सही वैल्यू पे ला सके। लेकिन कुछ आइटम्स हैं जो IFRS 3 ने मना किया हुआ है कि इन पे नहीं लगानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इस डब्बे के अंदर देखे मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, इस पे जरूरत नहीं है लगाने की, ये IAS 12 की अपनी कैलकुलेशन से ही चलेगा, इस पे कोई जरूरत नहीं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की। अगर कोई एम्प्लॉई बेनिफिट्स, वो DBO डिफाइंड बेनिफिट, उस पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ये मुझे इसकी कोई खास शक्ल मिली नहीं किसी भी सवाल में, होता बहरहाल ये कि एस के लोगों ने पी को गारंटी की होती है कि अगर फलाना फलाना मसला हो गया तो हम आपको वो पैसे दे देंगे। इसको इंडेमनिफिकेशन एसेट कहते हैं, और इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसकी मुझे नहीं, इसकी ज्यादा तफसील नहीं पता। चौथा पॉइंट देखें, लेसी की बुक्स में हो सकता है राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी आ रहा हो, ये हमने लीजेस पढ़ना है। इस पे फेयर वैल्यू निकालने की बजाय उस वक्त की प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाली जाती है IFRS 16 के मुताबिक, यानी इसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं ऐसा निकालते, उस वक्त जितने कैश फ्लोस बाकी रह गए होते हैं उनकी पीवी निकाल के इसके तरीका किया जाता है, प्रॉपर फेयर वैल्यू एक्सरसाइज नहीं होती। लेकिन IAS ने कहा कि अगर उस दिन सब्सिडरी के लीज थोड़े ही अरसे की रह गई है तो फिर दफा करने चक्कर में ना पड़े। दोबारा, सब्सिडरी के एक्विजिशन डेट पे अगर राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी आ रहे हैं जो उसने किसी से लीज पे लिए हुए, तो उनकी ऐसा फेयर वैल्यू नहीं निकालनी होती, उनकी फिर से कैश फ्लोस की पीवी ही निकालनी होती है। लेकिन अगर वो लीज बस कुछ महीनों की मेहमान रह गई थी तो फिर रहने दें, फिर उसको बुक्स में माने ही ना, उसको यहीं पर ही नेट ऑफ करके खत्म कर दें। अगर लेसी के उस वक्त कोई राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी थे लेकिन थे ही कुछ महीने, तो उसको इतनी इज्जत ना दें। 5-6 महीने की रह गई, उसको क्या आपने राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी बनाना है, तो उनको जीरो कर दें, यानी उनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझे उनको जीरो कर दें, यहीं पर एसेट खत्म, यहीं लायबिलिटी खत्म। अगर थोड़े महीने रह गए थे तो ये चौथे बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश की है मैंने। और IFRS 2 उसकी चीजें कह रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रहने दें, और IFRS 5 वाले की कह रहा है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रहने दें। तो ये 5-6 चीजें हैं जिन पे IFRS 3 ने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करने से मना किया हुआ है। तो वो जो होमवर्क दिया आपको उसमें ये राइट ऑफ यूज वाला पॉइंट टेस्ट हुआ था। तो जून 23 क्वेश्चन नंबर 1, यानी मेरी बुक में क्वेश्चन 30, क्या बोला था मैंने, 34, रोज लिमिटेड, जैस्मिन लिमिटेड, ये करिएगा यार होमवर्क, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कस हो सकेगा। चलें अभी मैं लेक्चर 70 में एक और सवाल कराता हूं, ठीक है।